हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, पिछले वीडियो में हमने ये 85 नंबर पेज तक पढ़ा था। ये इसका अंतिम पैराग्राफ जो हमने छोड़ा था, क्योंकि ये आगे तक लेके जा रहे हैं अपनी बात को, तो उसके साथ में इसको पढ़ा जाए तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, समय आ गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। इस ऑर्डर में बाकायदा सेबी बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था पीजीएफ लिमिटेड के केस में कि जब ये कहा जा रहा है कि सेल और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, यानी जो आप भूमि का विकास कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसको अगर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी सीआईएस के अंतर्गत कहा जा रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, किसी न किसी आधार पर कहा जा रहा है। निराधार ऐसा आरोप नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि जो धारा 11 ए है सेबी की, इसको जो भी एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित काम हो रहा है, खेती बाड़ी हो रही है, उसका विकास हो रहा है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन उठाने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए सेबी अगर आपके ऊपर आरोप लगा रही है तो किसी न किसी बेस पर, किसी न किसी बुनियाद पर लगा रही है, किसी न किसी आधार पर लगा रही है, क्योंकि इसके ऊपर भी ये उंगली नहीं उठा सकती, ना ही उससे संबंधित किसी अन्य कार्य पर उंगली उठा सकती है, और ना ही ऐसे काम पर उंगली उठा सकती है जहां पर आप अपने एग्रीकल्चर लैंड को विकसित करके और फिर बेच रहे हैं। यानी सिर्फ बेच रहे हैं, या सिर्फ विकास कर रहे हैं, या दोनों काम कर रहे हैं, इसमें सेबी एक्ट लागू नहीं होता है। अगर ये सेबी एक्ट आपके ऊपर आया है, छानबीन हो रही है, तो इस वजह से हो रही है। अगर छानबीन हो रही है तो वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि आपके ऊपर उन्हें शंका है, उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि आप सीआईएस का नाम लेकर के, ओ सॉरी, आप एग्रीकल्चर लैंड का नाम लेकर के, कुछ न कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ का नाम लेकर के भोली भाली जनता को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। कलेक्टिव स्कीम आप वास्तव में चला रहे हैं, यानी कि आप रियल एस्टेट की आड़ में सीआईएस का काम कर रहे हैं। और इसमें अगर सेबी हस्तक्षेप कर रही है तो सिर्फ इस उद्देश्य से कर रही है कि अगर आप ऐसी कोई भी स्कीम चला रहे हैं जो सीआईएस के अंतर्गत आती है, तो आप प्रॉपर अथॉरिटी से, यानी उस विभाग से लाइसेंस लेके चलाइए। आपके काम को रोकने के लिए वो नहीं कर रही है ऐसा कुछ भी, वो इसलिए कर रही है छानबीन की अगर आप सीआईएस के अंतर्गत आते हैं तो आप झंझट खत्म करके लाइसेंस ले लीजिए। बात को आगे बढ़ाने के लिए नहीं करिए, ये साफ सुप्रीम कोर्ट बोल रही है इस ऑर्डर में। ताकि जो भी वादा आप कर रहे हैं किसी भी निवेशक से, जो इन्वेस्टमेंट जिस वादे पर, जिस बुनियाद पर की जा रही है, वो सफल हो, वो वादा ना टूटे। और जो भी निवेशक आपके पास पैसा जमा कर रहा है, वो जिस किसी भी उद्देश्य से पैसा जमा कर रहा है, उसका वो उद्देश्य पूरा हो, उसे वो फायदा मिले, सिर्फ इसीलिए आपके ऊपर छानबीन की जा रही है। इसके बाद वो धारा 11 ए की उपधारा 3 का भी उदाहरण देते हुए, उसकी भी बात करते हुए यही कह रही है कि उसके अंतर्गत भी अगर कुछ हो रहा है तो वो भी इसीलिए हो रहा है कि जिस निवेशक ने जिस भी उद्देश्य के लिए आपके यहाँ पैसा जमा किया है उसको वो मिले, जो उसके अंतर्गत आ रहे हैं, उस उपधारा के अंतर्गत जो भी निवेशक आ रहे हैं उनका उद्देश्य भी पूरा हो। अब उनकी बात करने के बाद धारा 11 ए की उपधारा 2 का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जब कभी भी कोई भी प्रमोटर किसी स्कीम का उल्लेख करता है, किसी भी स्कीम के बारे में बोलता है, तो ये सेबी का पहला उद्देश्य है कि पहले तो वो उस स्कीम के बारे में स्टडी करे कि ये स्कीम सही है या नहीं है, और उस स्कीम से क्या लाभ हो रहा है, निवेशक को किस प्रकार से लाभ हो रहा है, और फिर उस स्कीम को सेबी के अंतर्गत वो लाइसेंस देती है। और उन प्रमोटरों पर नज़र रखते हुए वो आगे भी देखती है कि इस स्कीम को अच्छे से चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है। और ये सेबी का कर्तव्य है कि हर हाल में निवेशक ने अगर यहाँ पे पैसा डाला है तो उसको वो पैसा मिले, चाहे वो पूरा मिले, चाहे अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई भी समस्या हो जाती है, उसके बाद भी उसका वो पैसा सुरक्षित हो। यानी कि कंपनी कहाँ पे पैसा लगा रही है, दुर्घटना होने के बाद भी उसके पास इतनी सिक्योरिटी है कि वो किसी को पैसा दे पा रही है, कि नहीं कि बस जितना पैसा था सब उसने वहाँ लगा दिया, सब डूब गया। तो निवेशक का पैसा डूबना नहीं चाहिए, भले पूरा नहीं तो उसका कुछ हिस्सा ही प्राप्त हो, लेकिन कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से जो कंक्लूजन निकल रहा है, जो निष्कर्ष निकल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो सेबी की धारा 11 ए है, ये बिल्कुल वैलिड है, संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका लेना देना किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड या उसके विकास से नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड बेचो, विकास करो, इससे सेबी की धारा 11 ए का मतलब
कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सीआईएस के अंतर्गत है, लेकिन अगर वो आपकी जांच कर रही है तो वो इसी उद्देश्य से कर रही है कि कहीं आप तो सीआईएस का काम नहीं कर रहे हैं सिर्फ रियल एस्टेट दिखा करके। यानी कि पीजीएफ लिमिटेड ने केस किया था, इसके ऑर्डर से ये समझ में आ रहा है कि पीजीएफ लिमिटेड ने सेबी की धारा 11A के लिए के विरोध में केस कर दिया था कि ये धारा गलत है। ये धारा सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर अप्लाई, ये सिर्फ सीआईएस के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो ये हमारी छानबीन क्यों कर रही है? हो सकता है पीजीएफ लिमिटेड के ऊपर भी इन्होंने की हो, हमने पहले भी पढ़ा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे ऑर्डरों को तो समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने जब उसके ऊपर उसकी छानबीन शुरू की तो पीजीएफ लिमिटेड ने सेबी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा दी कि ये धारा 11A का मिस यूज़ कर रही है, यानी गलत तरीके से उसको करके और हमारे खिलाफ छानबीन कर रही है, जबकि हम तो सीआईएस के अंतर्गत आते भी नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 11 धारा ए सही है, और अगर वो कर भी रही है तो वो इस उद्देश्य से कर रही है कि यहाँ पीठ पीछे तो नहीं कर रहे हैं, मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। लेकिन हालांकि कहीं ना कहीं यहाँ पर सेबी की भी गलती है। अब 92 पेज के ऑर्डर में मुझे नहीं लगता कि इस ऑर्डर का कोई जिक्र करने का मतलब था, तो कहीं ना कहीं गुमराह यहाँ से भी किया जा रहा था। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो अपना यहाँ कुछ भी नहीं है, जो भी दिखेगा आपको सब गुमराह ही दिखेगा, चाहे आप किसी को भी उठा के देख लें। चलिए आगे देखते हैं, कुछ काम का भी दिया हो इस ऑर्डर में। अपनी धारा 11A को सही साबित करने के बाद सेबी कह रही है कि इसलिए हमने जितना अभी तक ऑर्डर देखा, हमने जितना अभी तक स्टडी किया, अध्ययन किया पीएसीएल के काम को, उससे हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि ग्राहक और पीएसीएल के मध्य जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो रियल एस्टेट नहीं है, वो सीआईएस के अंतर्गत आते हैं। उसके अंदर 11 धारा 11A के अंतर्गत जो भी प्रावधान दिए हैं वो सारे इसमें शामिल हैं, इसलिए ये सीआईएस के अंतर्गत आता है, रियल एस्टेट के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए अब यहाँ से काम का ऑर्डर शुरू हो रहा है साथियों, अच्छे से समझ लीजिएगा। इससे ये साफ जाहिर होता है कि पीएसीएल ने सीआईएस का काम किया है, सीआईएस का काम कर रही है, ना कि रियल एस्टेट का। इस हिसाब से पीएसीएल ने सेबी एक्ट की धारा यानी सेबी अधिनियम की धारा 12(1)(b) का उल्लंघन किया है, ये और इसके साथ साथ रेगुलेशन 56869 इसका भी सीआईएस रेगुलेशन के अंतर्गत जो ये रेगुलेशंस आते हैं उनका भी उल्लंघन किया है। क्या उल्लंघन किया है कि इसने सीआईएस का काम किया, ये गुनाह नहीं है, ये उल्लंघन नहीं है, लेकिन सेबी से रजिस्ट्रेशन लिए बिना, सेबी के अंतर्गत लाइसेंस लिए बिना इन्होंने सीआईएस का काम किया, ये उल्लंघन है। ये यहाँ साफ लिखा हुआ है, बाय नॉट अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन विद सेबी एसएस सीआईएस, यानी कि यहाँ अप्लाई नहीं किया इन्होंने, गुनाह ये है। सीआईएस का काम करना गुनाह नहीं है, लाइसेंस नहीं लिया तो नहीं लिया, लेकिन उसके बाद भी जब हमने बोला कि भाई आप विचार विमर्श कर लीजिए कि आप सीआईएस के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं, हम अभी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोलने के बावजूद भी इन्होंने नई स्कीमें भी लॉन्च की, अपने काम का अध्ययन करने के बजाय इन्होंने नई स्कीमें भी लॉन्च की उसके बाद। तो गुनाह ये है, ना कि गुनाह ये है कि पीएसीएल काम कर रही थी। तो ये शुरू से आपको भटकाया जा रहा है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इस पर यहाँ पर ये गुरमीत सिंह और सुब्रत भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं, ये दो बेशरम और निहायती गंदी नाली कीड़े कह रहे हैं सेबी से कि भाई आपको इस शो कॉज नोटिस के अंतर्गत बस इतना तय करना है कि पीएसीएल का काम सीआईएस के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, और वो तय करने के बाद जो भी कानून के दायरे में है आपको वो करना है। और इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि पहले आप ये तय करिए कि सीआईएस में आता है या नहीं आता है, बाकी के सारे एक्शन इसके बाद शुरू होते हैं, अभी नहीं। ये पेज नंबर 86 में इतना सब कुछ होने के बाद भी इनका मुंह खुल रहा है वहाँ पर और ये बकवास कर रहे हैं। और ये जो संगठन आज चिल्ला रहे हैं सेबी मुर्दाबाद, ये गुरमीत सिंह और सुब्रत भट्टाचार्य का सीधे सीधे पक्ष ले रहे हैं। और उनको चिल्लाना ही था, अगर ये 22/8/2014 की तारीख को चिल्ला दिया होता उन्होंने कि भाई जब सेबी साफ कह रही है कि मैं तुम पर बैन नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम सेबी से लाइसेंस ले लो और ख़त्म करो, सेबी से लाइसेंस नहीं लिया है तुमने, ये तुम्हारा गुनाह है, ना कि ये कि तुम ये काम कर रहे हो। तो अगर उसी समय पर सारे संगठन एकजुट हो जाते और कंपनी के ऊपर प्रेशर डालते कि आपको इससे लाइसेंस लेना पड़ेगा, बस खत्म बात, उसी समय सब इसको घेर लेते, गुरमीत सिंह को, सुब्रत भट्टाचार्य को, तो उसी समय सारी पेमेंट हो जाती। लेकिन आपके इन सीनियरों ने बोला कि रुको कंपनी अपील करेगी, रुको कंपनी अपील करेगी, ये कंपनी के काम पर बैन लगा रहे हैं, ये कंपनी को परेशान कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। पर किसी भी सीनियर ने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं हमसे लाइसेंस ले लो। अब
टू व्हीलर का लाइसेंस ले करके आप फोर व्हीलर तो नहीं चला सकते ना। चलाओगे तो दो पहिया वाहन ही चलाओगे ना, चार पहिया वाहन बिना लाइसेंस के कैसे चला सकते हो। उसके बाद अगर आपको हवलदार रोकता है और आपके जुर्माना लगाता है, फिर आप बोलो ये लाइसेंस है तो वो बोले लाइसेंस चार पहिया वाहन का ले आओ ना, चार पहिया वाहन का लाइसेंस बनवा दो, क्यों जुर्माना लगेगा तुम्हारा। तो लेकिन फिर आ जाएंगे सारे संगठन वाले, नहीं नहीं नहीं, हम कर रहे हैं ऐसे कैसे, हम दो पहिया वाहन का लाइसेंस लेके और हम चार पहिया वाहन ही चलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भारत सरकार गलत है, हमारी कंपनी बिल्कुल सही है। तो ये मूर्ख बनाने का काम आपके सिर्फ सीनियर ने किया है और किसी ने भी नहीं किया है। तो अंतिम उपचार आपके इन निगेटिव सीनियरों और इन संगठन वालों की कुटाई ही बची है। इसके अलावा अंतिम उपचार और कोई भी नहीं है। और इनकी कुटाई एक तो इस ऑर्डर के बुनियाद पर की जा सकती है कि आपने उस समय हमें ये चीज़ें क्यों नहीं बताई थी, और एक संगठन से की जा सकती है कि आपने 22/8/2014 के ऑर्डर पर क्या किया। आज आप किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने इस ऑर्डर में जिस भैरव सिंह राजावत का जिक्र किया गया है उसके विरोध में क्या किया। पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन जो वहाँ पर गुमराह कर रही है सेबी को भी कि निवेशकों का गलत पक्ष रख के जो निवेशक नहीं चाहता है वो चीज़ ये वहाँ पर बोल रही है, इसके विरोध में आपने क्या किया। और अगर कुछ भी नहीं किया तो इसका क्या सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट में तुम जा करके हमारा ही पक्ष रख रही हो सकता है जो पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन ने वर्ष 2014 में किया था वही काम तुम्हारा संगठन 2016 से लेकर 23 तक सुप्रीम कोर्ट में कर रहा है। ये प्रश्न उठाना आपका काम है और इसका उत्तर देना उस संगठन का एक ऑब्लिगेशन है, उसका कर्तव्य है, उसका दायित्व है। और अगर वो आपको उत्तर नहीं देता है तो आप उस संगठन, वो जहाँ से रजिस्टर है वहाँ पर आप एक शिकायत डाल सकते हैं वहाँ के रजिस्ट्रार को कि इस उद्देश्य से इन्होंने अपने संगठन को बनाया और मैं पीड़ित पक्ष हूँ, मैं इस कंपनी से पीड़ित हूँ। उसमें आप अपने बॉन्ड की फोटो कॉपी लगा सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगा सकते हैं कि आप पता कर लीजिए कि मेरा इस कंपनी में पैसा जमा है, मैं निवेशक हूँ और ये मेरी लड़ाई वहाँ पे लड़ रहे हैं, आप मुझे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये जिस भी उद्देश्य को इन्होंने बताया है उसके विरोध में ये काम कर रहे हैं, तो कृपया करके इस संगठन को ख़त्म किया जाए। आधी समस्या आपकी वहीं सही हो जाएगी, क्योंकि कर कुछ नहीं रहे हैं, बस हर रोज़ जाके भंगू से पैसा लेते हैं। एक संगठन बना के सुप्रीम कोर्ट में जो कारनामे करते हैं उसका पैसा लेते हैं और जो हर रोज़ रात को वहाँ होता है उसका अलग पेमेंट लेते हैं। तो ये इनकी वास्तविकता है। तो चलिए साथियों, आशा है आपको यहाँ तक का ऑर्डर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम 87 नंबर पेज को कवर करेंगे और जो भी इन लोगों ने हमारे विरोध में समस्याएं उत्पन्न की थी बहुत हद तक हमने उसका निपटारा कर दिया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि बस आज और कल में ही हम आप लोगों की जो जो समस्याएं हैं उनको भी सुनकर उसका भी समाधान निकालने का प्रयास करें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।